नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड है और काव्यखंड के अंतर्गत हमारा अध्याय है जो 4 है और हमारे जो छायावादी कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। आज हम उनकी कविता आत्मकथा के कुछ पदों की जानकारी लेंगे। हमने 2 पदों की जानकारी कल ली थी। आज हम उनकी ये जो कविता है आत्मकथा, आत्मकथा से मतलब उन्होंने जो अपनी आत्मकथा अपने मित्रों के आग्रह करने पर लिखी है, उस कविता के जितने भी पद हमारे आज बाकी रहे हैं उन सब के बारे में हम भावार्थ और शब्दार्थ के साथ जानकारी लेंगे कि वो अपनी इस कविता में क्या कहना चाह रहे हैं। देखो बच्चों, मैंने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रेमचंद्र जी, जो मुंशी प्रेमचंद थे, वो क्या करते थे, हंस नामक एक पत्रिका का संपादन करते थे। उसमें उन्होंने एक विशेषांक निकाला था आत्मकथा। क्या नाम था उसका? आत्मकथा। तो उसके अंतर्गत उसमें क्या था उस पत्रिका में कि बड़े लेखक हो या बड़े कवि हो, उनको अपनी आत्मकथा लिखनी थी। तो जयशंकर प्रसाद जी उन दिनों अपनी कामायनी की वजह से बहुत प्रसिद्ध हो रहे थे। तो उनके मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, ताकि वो जो प्रेमचंद जी जिस पत्रिका का हंस का संपादन कर रहे हैं उसमें उसका विशेषांक निकाला जा सके। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा लिखने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मित्रों के बहुत अधिक आग्रह करने पर उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी भी और साथ ही उन्होंने अपने मित्रों से ये कहा कि तुम मुझसे क्यों अपनी आत्मकथा लिखवाना चाहते हो। वो इस कविता के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाह रहा हूँ और तुम मुझसे अपनी आत्मकथा यानी मेरी आत्मकथा क्यों लिखवाना चाहते हो। तो हम जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित आत्मकथा है, ये जो कविता है, इसको भावार्थ और शब्दार्थ के साथ यहाँ देखेंगे। अब देखो, इसमें जयशंकर प्रसाद है जो अपने चाहने वाले, अपने पढ़ने वालों से, अपने मित्रों से कह रहे हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। देखो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में जो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद है, उनके द्वारा जो रचित आत्मकथा है उससे ये पद लिया गया है। इसमें कवि अपने मित्रों के आग्रह पर आत्मकथा लिखने के संदर्भ में कह रहे हैं, क्योंकि मित्रों ने ही आग्रह किया कि आप हंस पत्रिका के लिए अपनी आत्मकथा लिखें। तो कवि कहते हैं कि मित्रों, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले हो और अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। देखो कवि प्रसाद कह रहे हैं कि मित्रों, कहीं ऐसा न हो कि मेरे रस सुनने खाली गगरी। हमने कल एक पद पढ़ा था, उसमें भी उन्होंने अपने आप को रीति गागर बताया था कि मेरा जीवन है जो एक रीति गागर के समान है। तो वो यहाँ भी कवि प्रसाद कह रहे हैं कि मित्रों, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे रस सुनने इस खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर, यानी जब मैं लिखूंगा तो मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरे जीवन में कोई रस नहीं है। यानी अपन किसी भी चीज़ को, कविता को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, नाटक को पढ़ते हैं, तो क्या अनुभूति करते हैं? रस की अनुभूति करते हैं। यानी कोई चीज़ हमको अच्छी लगने लगती है। आप कोई नाटक को देखते हो या आप कोई फिल्म देखते हो, फिल्म देख करके आप क्या करते हो? उसकी रस की अनुभूति करते हो। यानी वियोग रस आ रहा है उसमें, मतलब कुछ रोने धोने का जैसा आ रहा है, तो अपने आप ही एक अंतर्मन द्रवित तो उठता है। और कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ मनोरंजक आ रहा है, तो अपने आप ही क्या होती है, मुस्कान आ जाती है चेहरे पे या हंसी छूट जाती है। तो कवि यहाँ कह रहा है कि तुम मेरा जो रीता जीवन है, यानी खाली जीवन में जिसमें ना कोई हंसी खुशी नहीं है, उस जीवन के बारे में जान करके तुम क्या करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे इस रीति, मतलब जो खाली जीवन है, इसको पढ़ करके तुम स्वयं ही अपने आप को अपराधी समझने लगो। भाई तुम लोगों ने ही मेरे से आग्रह किया है लिखने के लिए, जब मैं अपने जीवन के बारे में लिखूंगा, और तुम जब मेरा खाली जीवन पढ़ोगे, मेरा दुखीता से भरा हुआ जीवन पढ़ोगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने आप को अपराधी समझने लगो, और कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगेगा कि तुमने मेरे जीवन से रस को चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है। मतलब कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं अपने मित्रों से कि मित्रों, जब तुम मेरी आत्मकथा को पढ़ोगे तो कहीं अपने आप को अपराधी तो नहीं महसूस करोगे कि देखो हमारे जो ये मित्र कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, इनका जीवन कितना दुखों से भरा हुआ है और हमने इनसे लेके अपने जीवन को सुख से भर लिया। कहीं तुम ऐसा तो महसूस नहीं करोगे। तो कहने का यह प्रतीकात्मक अर्थ क्या है
कि कवि कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन की खुशियों को चुराकर तुम अपनी खुशी समझना चाहते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी वो ये नहीं कह रहे हैं कवि यहाँ, मतलब इन जो ये लाइनें, इनका अर्थ ये नहीं है कि कवि ये कह रहे हैं अपने मित्रों से कि तुम मतलब मेरे जीवन की खुशियाँ चुरा रहे हो, बल्कि वो तो अपने मित्रों से ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने आप को अपराधी मत महसूस करना। जब तुम मेरा खाली जीवन देखोगे, मेरा दुखी जीवन देखोगे, तो कहीं तुम अपने आप को ये मतलब महसूस करने लगो कि हमारी वजह से हमारे मित्र कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन इतना खाली या रीता रह गया या दुखों से भरा हुआ है। तो वो ये समझाना चाहते हैं क्योंकि कवि के जीवन की जो गागर है वो बिल्कुल ही खाली है, यानी जो कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन है वो भारी दुख में है, यानी दुख से भरा हुआ है। इसलिए वो अपनी आत्मकथा को लिखना नहीं चाह रहे थे। आगे देखो, यह विडंबना अड़ी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अब देखो हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। विडंबना का अर्थ होता है दुर्भाग्य या अनचाही स्थिति आना, ऐसी स्थिति जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रवंचना का अर्थ है धोखा या ठगा जाना, किसी के द्वारा किसी को धोखा देना या ठगा जाना। अब कवि देखो इसमें क्या कह रहे हैं, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। तो यह कवि जीवन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वे अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता अर्थात सरल हृदय की हंसी नहीं उड़वाना चाहते हैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, मतलब कवि ये कहना चाहता है कि मैं जब अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो अपने बारे में लिखूंगा तो लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे जीवन में धोखा मिला है। क्या मिला है मुझे? मेरे जीवन में धोखा मिला है, और मैंने जो भूल की है और जिन लोगों ने मुझे ठगाया उसके बारे में जब मैं लिखूंगा तो क्या करेंगे, मेरी जो सरलता है, मेरा जो सरल हृदय है, उसके बारे में लोग पढ़ करके हंसेंगे। तो कवि कहना चाहता है कि वे अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बता करके, यानी आत्मकथा लिखेंगे तो बताएंगे ही, अर्थात सरल हृदय की हंसी को उड़वाना नहीं चाहते हैं। मतलब जीवन का यथार्थ यही है कि जीवन यदि भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। देखो जीवन क्या है, जीवन सत्य यह है, अगर सबके सामने हम लाते हैं अपने जीवन का सत्य, यदि हम अपने जीवन का सत्य सबके सामने लाते हैं कवि के अनुसार, तो लोग क्या करते हैं, सहानुभूति नहीं जताते हैं, वरन खिल्ली ही उड़ाते हैं। यदि हम, वैसे ये एक मनुष्य की इंसानी प्रवृत्ति है कि हम किसी को यदि अपना दुख बताते हैं तो वो बहुत प्यार से हमारे दुख को सुनेगा, हम और हमसे उसी वक्त सहानुभूति जताएगा, लेकिन बाहर जा कर के क्या करेगा, हमारे उस दुख को मजाक, हंसी या उपहास के रूप में खिल्ली उसकी उड़ाएगा। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि मैं अपने जो जीवन में मेरे जो ठगा गया हूँ मैं, या मेरी जो सरलता है, या लोगों ने जो मुझे धोखा दिया, यदि उस धोखे को मैं किस में लिखूंगा, अपनी आत्मकथा में लिखूंगा, तो लोग मेरी सरलता की हंसी उड़ाएंगे कि कितना बेवकूफ़ व्यक्ति था जो देखो जीवन में कैसे ठगा गया, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि कोई मुझसे इस बारे में सहानुभूति जताने वाला नहीं है। इसलिए कवि क्या करते हैं, अपनी भूलें दिखाकर या बदलाकर अपना सत्य व दूसरों का सत्य सामने नहीं लाना चाहते हैं। भूलें अपनी या प्रवंचना, अपनी भूलें, अपने साथ हुआ धोखा, और दूसरों की क्या है, दूसरों ने जो उनको ठगा है, या दूसरों की क्या है, दूसरों का जो सत्य है, कौन सा सत्य, जो लोगों ने उनको धोखा दिया है, वो अपनी आत्मकथा में सामने लाना नहीं चाहते हैं। आगे देखो बच्चों, हमने ये जो 4 पंक्तियां पढ़ी, इन 4 पंक्तियों में क्या विशेषता आई है उसको हम यहाँ देखेंगे। कवि अपनी विवशता और दुर्बलता अपने मित्रों के समक्ष लाना नहीं चाहते हैं। कवि आत्मकथा लिखना नहीं चाहते, और अपनी क्यों नहीं लिखना चाहते, क्योंकि उनकी जो विवशता है और उनकी जो कमजोरी है, उनकी जो दुर्बलता है, वो अपने मित्रों के सामने उसे लाना नहीं चाहते। साथ ही जीवन के, यदि वो उनको अपनी सरलता को, अपनी दुर्बलता को मित्रों के सामने लाएंगे, तो उनका जो अपना एक पर्सनल जीवन है, जो उनकी एक निजी लाइफ है, निजी जीवन है, उस जीवन के महत्वपूर्ण क्षण क्या होंगे, सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो ये जो हमने 4 पंक्तियाँ पढ़ी है, इन 4 पंक्तियों में विशेषता ये है कि कवि ये बताना चाहते हैं कि मैं अपनी विवशता और अपनी दुर्बलता यानी अपनी कमजोरी को अपने मित्रों के सामने लाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जिन्हें मैं अपने साथ निजी रखना चाहता हूँ। दूसरा क्या है, इस पद्यांश में क्या हुआ है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। देखो हम भक्ति काल पढ़ते आए हैं, रीति काल पढ़ते आए हैं। भक्ति काल और रीति काल में
कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा और अवधी भाषा। यानी जो भक्ति काल था उसमें ब्रज भाषा का जन साधारण रूप था, लेकिन रीति काल में आते आते परिनिष्ठित रूप हो गया ब्रज भाषा और अवधी भाषा का। और जैसे ही हम आधुनिक काल की तरफ बढ़े तो बिल्कुल खड़ी बोली, जो खड़ी बोली हम जो बोलते हैं हिंदी, वो कविताओं में प्रयोग की जाने लगी। तो पद्यांश में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, छायावादी प्रतीकात्मक शैली है, अनुप्रास अलंकार है, यानी वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, और तत्सम शब्द का प्रयोग है। तत्सम शब्द यानी सीधे सीधे शब्दों का प्रयोग है। तद्भव शब्द ज़्यादा करके ब्रज भाषा और अवधी भाषा में आते हैं। अब हम अगली पंक्तियां देखते हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, यानी खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब कवि ये कहता है मैं अपने निजी जीवन के जो मेरे क्षण थे, जो मैंने अपनी युवा अवस्था के क्षण बिताए थे, मधुर जो क्षण थे, वो मैं सबके सामने कैसे उजागर कर दूं। तो कवि यहाँ कह रहे हैं उज्ज्वल, उज्ज्वल का अर्थ है सुख पूरित, यानी जो सुख से भरे हुए मेरे क्षण थे। स्वच्छ यानी जो बिल्कुल साफ सुथरे थे। गाथा, गाथा का अर्थ है कहानी, यानी मैं अपनी गाथा या अपनी कहानी सबको कैसे बताऊं। तो देखो प्रस्तुत पद्यांश में छायावादी कवि, इसका हम प्रसंग देख रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा से लिया गया है। इसमें कवि अपने प्रेम व सुख की बातें, जो कवि के युवा अवस्था की जीवन की प्रेम और सुख की बातें थी, वो बातें वो किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं, जो उन्हें छलावा देखकर भाग गया या उनसे दूर हो गया। जो हम ये 4 पंक्तियां पढ़ेंगे, इन 4 पंक्तियों में ये बताया गया है कि कवि किस प्रकार अपने युवा अवस्था के निजी जीवन की जो कौन सी सुख की बातें थी, प्रेम और सुख की बातें किसी को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके मित्रों ने उनसे इतना आग्रह किया कि वो अपनी इस आत्मकथा को लिखने के लिए विवश हो गए। फिर भी वो ये चाह रहे हैं कि मैं अपने युवा अवस्था की, अपनी प्रेम अवस्था की बातें किसी को ना बताऊं, क्योंकि वो मेरी अपनी निजी व्यथाएं हैं। तो देखो यहाँ अब कवि क्या कह रहे हैं वो देखते हैं हम। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यानी सबके सामने कवि कहता है मैं अपनी प्रिया के साथ बिताए हुए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी सबके सामने कैसे बताऊं। यानी मैंने अपनी जो प्रेयसी थी, अपनी जो प्रेमिका थी, उसके साथ अपना जो जीवन बिताया, उसकी कहानी मैं सबके सामने कैसे सुना सकता हूं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं वो तो क्या थी, वो जो बातें थी उनकी युवावस्था की, वो मेरे प्रेमिल जीवन की क्या थी? निजी अनुभूतियाँ थी। जो मेरी युवा अवस्था की मेरी क्या थी? वो निजी अनुभूतियाँ थी। क्योंकि उस काल में क्या क्या था, मैंने अपनी प्रिया के साथ जो खिलखिलाकर हंसते हुए उनसे बातें की, उन बातों को वो कैसे लिखे, यानी उन बातों को जो उसकी अपनी निजी बातें हैं वो अपनी आत्मकथा में वो कैसे लिख सकते हैं। देखो, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की मैं उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। यानी दोनों पंक्तियों का हम एक साथ व्याख्या देख रहे हैं कि खिलखिलाकर मतलब मधुर चांदनी रातों की, और खिलखिलाकर हंसती होने वाली उन बातों की मैं उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। या कवि क्या कहना चाह रहे हैं ये आप समझ रहे हैं। आपको बताया मैंने कि मैं उस काल में अपनी प्रिया के साथ जो खिलखिलाकर हंसते हुए उससे जो मैंने बातें की, उन बातों को मैं सबके सामने कैसे लिख सकता हूँ, अर्थात उन्हें दूसरों को मैं कैसे बता सकता हूँ, उन भूली स्मृतियों को जगा करके। यानी अब मैंने युवा अवस्था की उन भूली स्मृतियों को बहुत मुश्किल से भुलाया है, उन भूली हुई स्मृतियों को जगाकर मैं अब अपने मन को व्यथित करना नहीं चाहता। यानी मैं अपनी अब आत्मकथा लिख करके यह नहीं बताना चाहता कि मेरा युवा अवस्था का जो जीवन था वो कितना सुखदपूर्ण था। आगे देखो, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। देखो कवि की जो व्यथा है वो देखो, कवि क्या कहना चाहते हैं। आलिंगन का अर्थ होता है गले लगाना, मुस्कुराकर का अर्थ होता है मुस्कुराकर। देखो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, यानी जिस सुख का मैं स्वप्न देख रहा था और देखते देखते ही मैं जाग गया, तो वो सुख तो मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ। और क्या हुआ, आलिंगन में आते आते, यानी वो बिल्कुल मेरे समीप आते आते, मुझे गले लगाते लगाते भी मुझे छोड़ करके भाग गया। तो हम इसको देखेंगे व्याख्या के रूप में। कवि क्या कह रहे हैं कि मैंने जीवन में जो सुख के स्वप्न देखे थे, कहाँ है वो सुख जिसके स्वप्न में देखकर जाग गया, वो कभी भी साकार नहीं हुए। यानी उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ अपना जो मधुर जीवन बिताने के सुख देखे थे वो कभी भी साकार नहीं हुए। वो सुख क्या हुआ, मेरी बाहों में आते आते मतलब मेरे समीप आया, मेरे बहुत निकटतम आया, लेकिन बाद में क्या कहा, मुस्कुरा करके वो भाग गया। यानी
अपनी हंसी दिखा करके, अपने होठों की चंचल हंसी दिखा करके और वो भाग गया। यानी मेरा अपने प्रिय को पाने का जो सपना था वो अधूरा ही रह गया। जो कवि की युवावस्था में जो प्रेमिका थी, जिसके साथ वो मधुर मधुर बातें किया करते थे, उनके साथ अपना जब जीवन आगे चलाने के लिए वो तत्पर तैयार हो रहे थे, तब क्या हुआ, ये सब कुछ यहाँ खत्म हो गया। इस कारण कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। क्या नहीं करना चाहते? कभी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, अपना दुख किसी को सुनाना नहीं चाहते, वो अपने दुख को निजी रखना चाहते हैं, जिससे कि वो इसलिए अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते जिससे उनकी वो बातें सबके सामने ना आ पाए। देखो, यदि आत्मकथा लिखेंगे, आत्मकथा में कुछ झूठा नहीं लिखा जाता है, सब कुछ सत्य लिखा जाता है कि हमारे जीवन में जब से हमने अपने आप को संभाला, जब से हमें समझ आई कि हमारे अंदर एक जीवन है। देखो, छोटा बच्चा होता है वो समझता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा किशोर होता है तो किशोर अवस्था से जब वो समझने लगता है तो जितनी भी बातें उनके वृद्धावस्था तक होती है वो आत्मकथा में लिखी जाती है। तो वो सब बातें अपनी निजी होती है, और जब आत्मकथा लिखी जाती है तो उसमें अपनी निजी बातें भी उजागर की जाती है। तो कवियाँ यही कहना चाहता है कि मित्रों, तुम मुझसे क्यों आत्मकथा लिखवाना चाहते हो? यदि मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे निजी जीवन की जो बातें हैं, जो मतलब मुझे व्यथित कर रही थी, उन स्मृतियों को क्यों जगवाना चाहते हो? आगे देखो, इन दो चारों जो पंक्तियां हैं उनकी विशेषता देखो। कवि अपनी मधुर स्मृतियों को याद करके व्यथित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब वो आत्मकथा लिख रहे हैं तो अपने जीवन के उन सब क्षणों को क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखे जा रहे हैं। युवा अवस्था से लेकर के जो भी क्षण उनके आ रहे हैं उनको लिख रहे हैं। और साथ ही देखो, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, छायावादी प्रतीकात्मक शैली है, अनुप्रास अलंकार है और तत्सम शब्दों का इसमें भी प्रयोग किया गया है। आगे देखो, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निस्वाग मधु माया में। देखो, कवि अभी भी अपनी युवा अवस्था का ही वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो कवि का सबसे जीवन का सबसे सुंदर क्षण थे, या वो समय सबसे अच्छा था। तो उसके बारे में बता रहे हैं कवि। अरुण कपोलों, अरुण का मतलब होता है जो प्रातःकालीन, क्या होता है, प्रातःकालीन जो लालिमा होती है उसको अरुण कहते हैं। अरुण कपोलों का अर्थ होता है गाल, यानी लाल गालों। मतवाली, मतवाली का अर्थ है मस्त। अनुरागिनी, अनुरागिनी का अर्थ होता है जो अनुराग रखने वाली या प्रेम करने वाली। मधुमाया, मधुमाया का अर्थ है मधुर मोहकता, यानी बहुत अच्छी मनमोहनी मुस्कान वाली। तो प्रस्तुत पद्यांश में देखो, इसमें भी हम 4 पंक्तियों की पहले यहाँ प्रसंग देख लेंगे। 2 पंक्तियाँ ये रही, 2 बाद में आएंगी, उनका हम यहाँ प्रसंग देख रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा से लिया गया है। इसमें कवि अपनी मधुर स्मृतियों को याद कर रहे हैं, जो मधुर स्मृतियाँ जो युवा अवस्था में निकल गई है और अपनी आत्मकथा में जिसके बारे में वो लिख रहे हैं। तो कवि स्मरण करके क्या कह रहे हैं कि मेरी प्रिया जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यानी मेरी प्रिया, मेरी प्रेयसी या प्रेमिका के जो लाल लाल कपोल, यानी उसके जो लाल सुंदर वाले जो गाल थे वो इतने मतवाले थे और इतने सुंदर थे कि प्रेममयी उषा, प्रेममयी उषा यानी जो प्रातःकालीन सूर्य निकलने से पहले जो आकाश में लालिमा दिखाई देती है, जब सूर्य निकलने वाला होता है उससे पहले आकाश का वो स्थान लाल हो जाता है, उसे हम कहते हैं उषा। क्या कहते हैं? उषा, लाल लाल जो कलर दिखाई देता है। अपनी सुगंधित मधुर लालितमा, यानी उसी से उधार लिया करती थी। यानी कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं, उन्होंने अपनी प्रेमिका के गालों का किस पे आरोपण किया है? देखो कि जो सूर्य निकलने से पहले जो लालिमा आती है उस लालिमा के ऊपर आरोपित किया है कि वो लालिमा भी अपना लाल रंग किससे लेती थी? कवि की प्रियतमा के सुंदर गालों से। देखो कवि क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी प्रिया के लाल लाल कपोल इतने मतवाले और सुंदर थे कि प्रेममयी उषा, प्रेममयी उषा यानी सुबह सुबह का जो समय होता है और जो लाल लाल आकाश हो जाता है, प्रेममयी उषा भी अपनी सुगंधित और मधुर ललितमा उसी से उधार लिया करती थी। यानी मेरी प्रियतमा इतनी सुंदर थी। कहने का भाव यह है कि मेरी प्रिया के लाल लाल कपोल उषाकालीन लालिमा से भी अधिक सुंदर थे। यानी कवि की जो प्रियतमा थी वो कवि की नज़रों से, किससे? कवि की नज़रों से इतनी सुंदर थी कि सूर्य की जो लालिमा है, सूर्य की जो उषा है, सुबह की, सूर्य निकलने से पहले का जो समय है, वो भी अपनी लालिमा कवि की प्रियतमा के गालों से लिया करती थी। अनुरागनी उषा लेती थी निस्वाग मधु माया में। अगला देखो, उसकी स्मृति पाथे बनी
थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। देखो पंथा, पथिक, स्मृति, पाथे। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। स्मृति पाथे का अर्थ है स्मृति रूपी संबल, यानी यादों के रूपी जो आधार होते हैं ना, मतलब कई लोग कहते हैं कि हम तो अपनी यादों के आधार पर ही जी रहे हैं। यादें रूपी आधार। पंथा, पंथा का अर्थ है रास्ता। सीवन का अर्थ है सिलाई करना। कंथा का अर्थ है गुदड़ी या अंतर्मन। कहते हैं ना गुदड़ी के धागे क्यों उधेड़ रहे हो, यानी अंतर्मन को चीर के रखना। संबल, संबल का अर्थ है आधार प्रदान करना। अब आप देखो इसकी व्याख्या। उसकी स्मृति पाथे बनी, थके पथिक की पंथा की। किसकी स्मृति? कवि की जो प्रेमिका थी, प्रेयसी थी, उसकी जो यादें थी वो कवि के लिए क्या बनी? संबल बनी। क्या बनी? रास्ता बनी, संबल बनी, आधार बनी। हम देखो इसको देखते हैं। कवि कहते हैं कि आज उसी प्रेमिका की स्मृतियां मुझे जैसे थके पथिक के लिए संबल बनी हुई है। कवि क्या कह रहे हैं कि आज उस प्रेमिका की, युवावस्था में जो उनकी प्रेमिका थी, उसकी जो यादें हैं वही यादें मुझ जैसे थके पथिक के लिए आधार बनी हुई है या संबल बनी हुई है। और उसी संबल के सहारे, यानी उसी आधार के सहारे मैं अपने जीवन रूपी रास्ते पर चल रहा हूँ। उसकी स्मृति पाथे बनी, यानी उसकी स्मृति ही मेरा संबल या मेरा आधार बनी है। जो थके पथिक की पंथा की, जो मैं एक थका हुआ यात्री हूँ और मेरे रास्ते का वो आधार बनी है, यानी मेरे उसकी जो यादें हैं वो मेरे जीवन जीने का आधार बनी है। तो ऐसी स्थिति में हे मित्र, क्या तुम जीवन को उधेड़कर क्या देखोगे क्यों मेरी कंथा को, यानी कि कंथा की, यानी कवि क्या कहना चाहते हैं? मित्र, क्या तुम मेरी उन मधुर यादों की गुदड़ी को उधेड़ उधेड़ कर उनके भीतर झांकना चाहते हो? मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि मेरी जो मधुर यादें हैं, जो मैंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताई थी, उन्हीं यादों के सहारे मैं अपना जीवन चला रहा हूँ या मेरे जीवन का वो आधार बनी हुई है। फिर तुम क्यों जीवन को, मतलब उस सिली सिलाई मेरी यादों को क्यों उधेड़ रहे हो? गुदड़ी यानी मेरे अंतर्मन की कंथा को, यानी मेरे जो अंतर्मन के धागे हैं उनको उधेड़ करके तुम मुझसे आत्मकथा लिखवा करके क्या देखना चाहते हो? अर्थात कवि क्या कह रहा है कि तुम मेरी वेदनामयी स्मृतियों को जगा करके देखना चाहते हो कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, यानी तुम मेरे अंतर्मन को क्या करना चाहते हो? अंतर्मन को उधेड़ करके देखना चाहते हो कि मेरे अंतर्मन में क्या छिपा हुआ है। इसलिए कवि नहीं चाहते कि वे अपने आत्मकथा लिखकर अपनी वेदनामय स्थिति को सबके सामने लाएं। देखो इसमें एक प्रश्न भी बनता है कि कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते? उसका मतलब मेन कारण यही है, वो इसलिए नहीं लिखना चाहते क्योंकि जो उनकी वो अपनी यादों के सहारे, जिन सहारों से वो जी रहे हैं, उन्हीं सहारों को वो वापस से उधेड़ना नहीं चाहते हैं। आगे देखो, इसकी जो हमने 4 पंक्तियां पढ़ी उनकी विशेषता देखो। कवि ने अपने जीवन की व्यथाओं को स्पष्ट किया है ना। एक तो बताया है कि उनकी जो प्रेयसी थी वो कितनी सुंदर थी, उसके गाल कितने सुंदर थे, और साथ ही ये भी बताया है उस प्रेयसी की यादों के साथ ही वो अपना जीवन चला रहे हैं। इसलिए हे मित्रों, उस जीवन की गुदड़ी को क्यों उधेड़ करके देखना चाहते हो? खड़ी बोली हिंदी है, अनुप्रास अलंकार है, आत्मकथात्मक छायावादी शैली का वर्णन हुआ है। आत्मकथात्मक, अब तक हम प्रतीकात्मक कर रहे थे, यानी आत्मा की जो कथा है उन्होंने आत्मा से यानी अंदर से ये बताया है कि मेरा जीवन अंदर से बहुत ही दुखी है, तुम उसको उधेड़ो मत। आगे देखो, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। देखो कवि क्या कह रहा है, कवि अपनी आत्मकथा लिखते हुए कह रहे हैं औरों की मतलब दूसरों की, मौन का अर्थ है चुप। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा, यानी आत्मकथा हमारी इस कविता का नाम है, उससे लिया गया है। इसमें कवि अपनी व्यथा न सुनाकर दूसरों की चुपचाप सुनना चाहते हैं, यानी कवि ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा किसी को नहीं सुनाना चाहता, बल्कि मैं मौन रह करके दूसरों की बातें सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ देखो कवि क्या कह रहे हैं, व्याख्या देखो। कवि कह रहे हैं छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, यानी मेरा जीवन तो बहुत छोटा है, यानी मित्रों ने उनसे आग्रह किया आत्मकथा लिखने के लिए, तो मैं अपने इतने छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कहूँ। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे इस छोटे से और सामान्य से जीवन में अनेक घटनाएं घट गई है,
बहुत सारी घटनाएं घटी है। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों के द्वारा ठगा गया भी हूँ। मेरी जो सरलता है उसको लोगों ने ठगा है। यानी दूसरों का सत्य भी यही है कि उन्होंने मुझे ठगा है, और मेरा सत्य यह है कि मैं लोगों के द्वारा ठगा गया हूँ। साथ ही मेरे जीवन में जो प्रेमिका आई थी, यानी वो मेरे साथ जीवन बिताने वाली थी, उसने मेरे साथ मधुर थोड़ा बहुत जीवन बिताया, और जैसे ही हम आगे के रास्ते पर चलने वाले थे वो मुझे छोड़ करके चली गई। तो मेरा अंतर्मन बहुत व्यथित है। मेरा जो ये छोटा सा जीवन है इसमें बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई है। आज मैं उन घटनाओं की कैसे और बड़ी बड़ी कहानियाँ तुमको बना करके सुना दूं। यानी घटनाएं क्या है, मेरा जीवन क्या है, बहुत छोटा है और इसमें घटनाएं बहुत सारी घट गई है। तो उन घटनाओं की बड़ी बड़ी कहानियां मैं तुमसे कैसे कह दूं, अर्थात कैसे मैं लिख दूं, अपनी आत्मकथा को मैं कैसे लिखूं। इससे तो अच्छा मेरे लिए क्या है? क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि मैं औरों की सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहकर मैं दूसरों की कथाएं सुनता रहूं। यानी कवि आत्मकथा लिखने की बजाय वो ये कहते हैं कि मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, हालांकि वो बहुत व्यथित करने वाली हैं, और उन घटनाओं को बड़ी बड़ी कहानियां बनाकर मैं सुना नहीं सकता। मुझे ये लगता है कि मैं चुप रहूं और औरों की जीवन की आत्मकथा को सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई ही है मेरी मौन व्यथा। देखो कवि क्या कह रहे हैं, पहले शब्दार्थ देखो। आत्मकथा, आत्मकथा का क्या अर्थ होता है? अपनी जीवन की कहानी स्वयं कहना। ये हम शुरू में जान चुके हैं। तो अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखना या स्वयं कहना। मौन, शांत। व्यथा का अर्थ है परेशानी या बेचैनी। तो कवि अपने मित्रों से क्या कह रहे हैं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कि कवि अपने मित्रों से कह रहे हैं कि भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर के तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा उससे? तुम मेरे जीवन के बारे में जान करके क्या ले लोगे? यानी उसमें तुम्हारे काम की कोई भी बात नहीं है। यानी ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारे काम की हो, और अभी मैंने ऐसा कोई महान काम भी नहीं किया है। यानी मैंने कोई महानतापूर्वक काम नहीं किया है जिसके बारे में मैं अपने अनुभव लिख सकूं। देखो बच्चों, बहुत सारे कवि या लेखक हुए हैं जिनके बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ। उनके बारे में ये है कि वो, उनका नाम तो आज बहुत है, जैसे मुंशी प्रेमचंद है, कवि जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये जो छायावादी कवि जितने भी हैं बच्चों, ये क्या है, बहुत ही इन्होंने गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया। और आज जब उनका, उस वक्त इनके साहित्य की इतनी पहचान नहीं थी, लेकिन जब आज हम उनका साहित्य उठा करके देखते हैं तो उनका साहित्य बहुत उच्च स्तर का साहित्य है, जिसे आज के जो कवि हैं वो उस स्तर का साहित्य लिखने में असमर्थ हैं। तो ये जो कवि थे, जयशंकर प्रसाद है, मुंशी प्रेमचंद है, ये सब क्या, इन्होंने अपना जीवन बहुत गरीबी और वेदनामय स्थिति में बिताया है। तो ये जो मन के भाव हैं कवि के, जो यहाँ निकल करके कविताओं के रूप में सामने आए हैं। तो कवि कहना चाहते हैं, कहने को जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी एक महाकाव्य लिखा था, लेकिन वो अपनी यहाँ महानता का बखान नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने इतना कोई महान काम नहीं किया जिसके बारे में मैं लिख दूँ, अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसके साथ एक बात और भी है कि इस काल में मेरे जीवन के सारे दुख दर्द और व्यथाएं क्या है, शांत है। यानी अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, युवा अवस्था से अधेड़ अवस्था और वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हूँ। तो मेरे जीवन की जितनी व्यथाएं अब वो शांत है। अब तुम उनको दोबारा से मत उधेड़ो, यानी मुझे दोबारा से फिर से मत कुरे दो, यानी मुझे चुपचाप रहने दो और मेरे दुख दर्द मुझे स्वयं को सहन कर लेने दो। इसलिए क्या है, मेरी जो व्यथाएं अभी थकी हुई है और सोई हुई है, तो इसलिए मैं उन व्यथित करने वाली स्मृतियों एवं व्यथा वेदनाओं को फिर से जगाना नहीं चाहता हूँ। यानी जो मेरी व्यथाएं हैं, जो मेरी वेदनाएं हैं, उनको दबी हुई रहने दो। और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मैं आत्मकथा लिखकर उन कटु व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगा दूँ। इसका जो असली कारण है कवि का आत्मकथा नहीं लिखने का, वो ये है कि वो अपनी कटु व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगाना नहीं चाहते, और ना ही अपने जीवन की जो खाली या रीति गागर है, यानी उनका जीवन बिल्कुल रीता हुआ है। जिस प्रेमिका के साथ वो अपना जीवन बिताना चाहते थे वो उन्हें छोड़कर चली गई है, तो उन्होंने अपना जीवन मौन रह करके उन यादों के सहारे निकाला है। उस जीवन को वो अपने मित्रों के सामने, अपने जानने वालों के सामने लाना नहीं चाहते। अपने जीवन को क्या बता रहे हैं, वो एक रीति गागर, यानी एक खाली घड़े के समान उनका
जीवन है वो अपने मित्रों को इस चीज़ का एहसास नहीं कराना चाहते। कल को कहीं उनके मित्रों को यह नहीं लगे कि हमारी वजह से इन्होंने आत्मकथा लिखी और हमारी वजह से ही हमने इनके जीवन के सारे सुख छीन लिए और ये खाली रह गए। इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। अब हम इन पंक्तियों की विशेषता देखते हैं। देखो, कवि अपनी जीवन की क्या है, कथा की वेदना व्यथा सुनाकर अपने मित्रों को निराश नहीं करना चाहते। यानी क्यों नहीं अपनी आत्मकथा लिखना चाहते, क्यों नहीं अपनी वेदना व्यथा बताना चाहते? इसको सुनकर के उनके मित्र क्या होंगे, निराश होंगे और दुखी होंगे। उनके मित्रों को ये महसूस होगा कि हमारी वजह से जयशंकर जी का जीवन है जो खाली रह गया, या हमने उनके जीवन के अंतर्मन की वेदना में ही जो अंतर्कथा थी उसको उधेड़ डाला। दूसरा देखो बच्चों, मैं अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें खड़ी बोली हिंदी है, अनुप्रास अलंकार है क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हो रही है, साथ ही छायावादी प्रतीकात्मक शैली के साथ साथ आत्मकथात्मक शैली का भी वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आज हमारा जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता है आत्मकथा है, वो शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में कवि परिचय, कवि का जीवन परिचय, साथ ही कवि का कृतित्व परिचय के साथ में संपूर्ण हो गई है। बच्चों, आप इस कविता को कवि परिचय और कृतित्व परिचय तो आपको पढ़ना ही है ध्यानपूर्वक, क्योंकि आपकी जो परीक्षा में एक लेखक परिचय और एक कवि परिचय अवश्य आएगा और उनका कृतित्व परिचय भी आएगा। तो आपको इनकी रचनाएं भी याद करनी है और उसके साथ ही आप ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को शब्दार्थ और सप्रसंग व्याख्या के साथ, यानी कि आपको केवल भावार्थ नहीं लिखना है, सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। यानी पूर्व में आपको प्रसंग लिखना है और तत्पश्चात आपको उसकी व्याख्या लिखनी है। जो भी पद आपको मिलेगा उस पद को प्रसंग में आपको बताना है कि ये पद हमने कहाँ से लिया है या ये पद कहाँ से आया है, और व्याख्या में उसका भाव सौंदर्य व्यक्त करना है। किसका, जो पद आए हैं उनका भाव सौंदर्य व्यक्त करना है। साथ ही हमको जो विशेष लिखना होता है, पहले से प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम व्याख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम जो विशेष लिखेंगे, विशेष के अंदर हम उसका जो हमारा पद भाग है उसका काव्य सौंदर्य बताएंगे। तो बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ें और सुने और लिखने का भी प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।